अरवा हालिद का नॉवल रगे जान से करीब तर का पार्ट 24। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइफा ऑफिस नहीं गई थी। वो इस वक्त अपने आप को अजमीर का मुजरिम समझ रही थी और खुद को उसके सामने जाने के काबिल तस्वुर नहीं कर पा रही थी। अजमीर की उसे 2 बार कॉल आ चुकी थी मगर वो चाहने के बावजूद अटेंड नहीं कर पाई थी। यहाँ आने से पहले उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी सिचुएशन में भी फंस सकती है। अजमीर जैसा मोहब्बत करने वाला वफादार और इज्जतदार मर्द मिलना खुशकिस्मती की बात थी, लेकिन वो खुशकिस्मत होकर भी बदनसीब ही ठहरी थी। नहीं, मैं अजमीर को नहीं खो सकती। अभी भी वक्त है, मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी मजबूरी समझेंगे और मुझे मेरे सच के साथ कबूल भी करेंगे। हाइफा अपने दिल की सुनती आखिरकार एक फैसले पर आन पहुंची थी। अजमीर मेरान को खोने का तस्वुर ही उसकी सांसें छीनने के लिए काफी था। वो जानती थी अगर उसने उन लोगों की बात मानकर मजीद अजमीर के जज्बात के साथ खेलते उसे इतना बड़ा धोखा दिया, उसकी जान को खतरे में डाला, तो अजमीर उसे किसी सूरत माफ नहीं करेगा। अजमीर के साथ रहते वो इतना तो समझ गई थी। हाइफा ने अपनी गालों पर लुढ़क आए आंसू साफ करते अजमीर का नंबर डायल किया था। इससे पहले कि वो कॉल मिलाती उसे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ था। हाइफा ने जैसे ही उस पर क्लिक किया, मावरा की बहुत सारी तस्वीरें स्क्रीन पर उसके सामने ओपन हुई थी। मावरा उससे एक पत्थर पर बैठी नजर आई थी जिसके एन सर पर गन का लाल निशाना वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा था। सिर्फ एक जगह ऐसा नहीं था, मुख्तलिफ तस्वीरों में मावरा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर यही निशान नजर आ रहा था। हाइफा ये सब देखकर तड़प उठी थी। उसे लगा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर पेवस्त कर दिया हो। हाइफा साकित निगाहों के साथ उन तस्वीरों को घूर रही थी जब इसी अनजान नंबर से उसे कॉल आने लगी थी। हाइफा ने कांपते हाथों से कॉल अटेंड की थी। ये तस्वीरें भेजने का मकसद तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारी बहन हमारे निशाने पर है। हमसे जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो पहले तुम्हारी बहन जान से जाएगी और फिर तुम्हारे उस महबूब ने तो वैसे भी नहीं बचना। तो क्यों खुद को और अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा रही हो? अक्लमंदी का सबूत देते वही करो जो हम कह रहे हैं। कॉल बंद हो चुकी थी मगर हाइफा अभी भी उसी तरह फोन कान से लगाए खड़ी थी। उसकी एक एक हरकत नोट हो रही थी। हाइफा के पास उन लोगों की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अपने दिल का खून करते उसने मरे मरे हाथों से अजमीर को कॉल मिलाई थी जो उसकी पहली बेल पर ही उठा ली गई थी। हाइफा, कहाँ हो तुम ठीक हो? मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? मैं सुबह से कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ। अजमीर उसकी कुछ सुने बिना बेकरारी से बोला था। वो इस वक्त मीरान पैलेस में मौजूद था, वरना कब का हाइफा के पास पहुंच चुका होता। ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसकी रगों में एक नशे की तरह उतरने लगी थी जिसके बगैर उसका रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। वो खुद भी हैरान था आखिर कब कहाँ और कैसे हाइफा उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई थी कि वो उसके हसीन तस्वर से निकल ही नहीं पा रहा था। उसका कॉल पिक ना करना अजमीर को किस कदर परेशान कर गया था। अब तो वो ऑफिस से किसी को हाइफा की तरफ भेजने ही वाला था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाइफा अपनी आंखों से उमड़ आते आंसुओं के सिला पर काबू पाते बमुश्किल ये जुमला अदा कर पाई थी। हाइफा, तुम रो रही हो? मुझे बताओ, क्या वहाँ सब ठीक है? मैं आऊँ तुम्हारे पास? अजमीर को 1 सेकंड लगा था तस्दीक करने में कि वो रो रही है। वो रात के 8 बजे भी उसके लिए गांव से आने को तैयार हो गया था। हाइफा का दिल चाहता इस मेहरबान इंसान के सामने अपने दिल का सारा दुख खोल कर रख दे जिसके साथ वो जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा करने जा रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वक्त आपको कुछ कहने के लिए कॉल की है। हाइफा अपने भीगे लहजे पर काबू नहीं रख पा रही थी। मैं आप ही को तो सुन रहा हूँ मोहतरमा, आप प्लीज़ बोलें कुछ, मुझे फिक्र हो रही है। अजमीर बेचैनी से रूम में चक्कर काटता उसके रोने पर अच्छा खासा परेशान हुआ था। मुझे आपसे शादी करनी है, जल्द अज जल्द। आप करेंगे ना मुझसे शादी? ये बात मुकम्मल करते हाइफा की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हो चुकी थी, जबकि दूसरी जानिब हाइफा की बात सुनते अजमीर कुछ पल तो कुछ समझ ही नहीं पाया था मगर अगले ही लम्हे उसके होंठों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी। ये बात इतने दुखी होकर और आंसू बहाकर कहने वाली हरगिज नहीं थी। अजमीर की मुस्कुराती दिलकश आवाज़ हाइफा के समातों से टकराती उसकी धड़कनें बढ़ा गई थी। मैं अभी अभी निकाह करने को तैयार हूँ, अगर तुम कहो तो आ जाऊं अभी। अजमीर उसके रोने की वजह अभी भी नहीं समझ पाया था, लेकिन उसका मूड बेहतर करने के ख्याल से शरीर लहजे में बोला था, नहीं आप आराम से आए, मैं इंतज़ार करूंगी आपका। हाइफा मुश्किल अपनी आवाज़ में खुशगवारियत पैदा करते बोलती कॉल काट गई थी। हाइफा का दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा था। वो बेड पर औंधे मुंह गिरती धाड़े मार मार कर रो दी थी। जनीशा को जब से ये हकीकत पता चली थी वो गुमसुम सी अपने कमरे में कैद होकर बैठी थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। मुसलसल 2 घंटे टेरिस पर खड़े होने की वजह से उसको शदीद ठंड लग गई थी। पहले ही ज़हनी थकावट इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से ठंड लग जाने की वजह से जनीशा को सख्त बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था। वो हमेशा से ऐसी ही थी, जब भी परेशान होती या किसी पर गुस्सा होती तो उस इंसान को कुछ कहने या लड़ने के बजाय वो खुद को ही
तकलीफ पहुंचाती थी। आज भी उसने यही किया था, बजाय अजमीर और जोहान से लड़ने के वो खुद को हर्ट करने लगी थी। जनीशा टेरिस पर ही बैठी इस वक्त सिर्फ एक हल्की सी शॉल अपने गिर्द लपेटे ठंड की वजह से कांप रही थी जब उस अपने रूम का दरवाजा खुलने और अजमीर के पुकारने की आवाज आई थी। जनीशा, गुड़िया कहाँ हो आप? अजमीर जनीशा को पुकारता टेरिस का दरवाजा खुला देख उस तरफ आया था। जनीशा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठी हो? जनीशा को वहां बर्फ बना देख अजमीर का मीटर घूमा था। जनीशा, जो हमेशा अजमीर के जरा सा ऊंचा बोलने पर घबरा जाती थी, इस बार बिना कोई रद्दमल दिए वैसे ही बैठी रही थी। ये उसकी शदीद नाराजगी का इजहार था। अजमीर डिनर में उसकी गैरमौजूदगी नोट करता उसे बुलाने ऊपर आया था, मगर जनीशा का यह गुमसुम अंदाज उसे ठटका गया था। वो मजीद उससे कुछ बोल ले बिना कंधों से थामता अंदर की जानिब बढ़ गया था। टेरिस का दरवाजा लॉक करके पर्दे दुरुस्त करता अजमीर अब पास खड़ी अपनी लाडली बहन की जानिब मुड़ा था, जो उससे इस वक्त बहुत हफा लग रही थी। वो समझ गया था कि जनीशा जरूर उसी से नाराज है, वरना वो किसी और से नाराजगी पर इतना लाउड रिएक्शन नहीं देती थी। क्या हुआ है? ये नाराजगी का शदीद इजहार क्यों किया जा रहा है? अजमीर उसके मुकाबिल खड़ा होता नरमी भरे लहजे में मुखातिब हुआ था। वो चाहे जितना भी सख्त मिजाज सही, मगर जनीशा को तकलीफ में नहीं देख सकता था। अजमीर के अच्छे मिजाज को देखते जनीशा कुछ कहने ही वाली थी जब उसी लम्हे शमसा बेगम रूम में दाखिल होती। जनीशा को तनबीही नजरों से घूर गई थी। जनीशा उन पर जवाबन एक खुफकी भरी नजर डालती अजमीर की जानिब मुतवज्जा हुई थी, जो तशवीश के आलम में उसका खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। मैं नाराज हूँ आपसे क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते। पिछले एक हफ्ते से आपने मुझसे बात तक नहीं की। आपको सिर्फ अपना बिजनेस अजीज है, जिसकी वजह से आप मुझे भूल जाते हैं। जनीशा मुंह बसोर कर बात बनाते बोलती। अजमीर के होंठ पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि जनीशा उससे कुछ छुपा रही है। मेरी गुड़िया ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उससे भूल सकता हूँ? तुम मेरी जिंदगी की बहुत अहम हस्ती हो। मैं ना इस चेहरे पर उदासी देख सकता हूँ, ना ही इन आंखों में आंसू। अजमीर जनीशा को अपने साथ लगाते बोलता उसकी पेशानी पर बोसा दे गया था। जब अजमीर को शदीद झटका लगा था, जनीशा की पेशानी दहकते कोयले की तरह तप रही थी और पूरा जिस्म होले होले कांप रहा था। जनीशा को बहुत सख्त बुखार है। अजमीर उसे अपने हिसार में लेता परेशानी से बोला था। जनीशा, जो अब तक बहुत मुश्किल से खड़ी थी, अजमीर का मजबूत सहारा पाते ही उसने जल्दी आंखें मूंद ली थी। शमसा बेगम भी परेशान सी करीब आई थी। जनीशा, गुड़िया आंखें खोलो। अजमीर उसका चेहरा थपथपाते बेइंतहा परेशानी से बोला था। अम्मा साई, गाड़ी निकलवाएं जल्दी, जनीशा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा अभी। जनीशा बेहोश हो चुकी थी। उसका सर अजमीर के कंधे पर लुढ़क गया था। जनीशा की यह हालत देख अजमीर को अपनी आधी दुनिया रुकती महसूस हुई थी। शमसा बेगम तेज कदमों से बाहर निकल गई थी। अजमीर जनीशा के गिर्द अपनी शॉल अच्छे से लपेटता उसे उठाए बाहर की जानिब बढ़ा था। जोहान नफीसा बेगम से मिलने मुजफ्फराबाद आया हुआ था। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए वो ज़बरदस्ती उन्हें हॉस्पिटल ले आया था। वो वैसे भी बाकायदगी से उनका मंथली चेकअप करवाता रहता था। वो अपना ये वाहिद पुरखलूस रिश्ता खोना नहीं चाहता था। इस वक्त भी वो उन्हें लिए हॉस्पिटल से निकल रहा था जब उसकी नज़रें वहां आकर रुकती अजमीर की घड़ी पर पड़ी थी। जोहान को उससे कोई सरोकार नहीं था। वो नजरें फिर कर वहां से हटने ही लगा था जब उसकी नज़र अजमीर की बाहों में मौजूद वजूद पर पड़ी थी। जनीशा पूरी तरह ढकी हुई थी, मगर उसके बावजूद जोहान कम अज कम जनीशा मिरान को पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। अजमीर रास्ते में खड़े जोहान को साफ नजरअंदाज करता अंदर की जाने बढ़ा था। जोहान जनीशा के मामले में किसी कीमत पर भी सख्त दिल नहीं बन सकता था। अजमीर से लाख इख्तलाफ सही, मगर वो जनीशा की खातिर उसके पीछे गया था। क्या हुआ जनीशा को? जोहान तेज कदमों से चलता अजमीर तक पहुंचा था, जहां वो जनीशा को स्ट्रेचर पर लेटा चुका था। स्टे अवे। अजमीर जोहान को वहां देख दबी आवाज में ठाड़ा था। मैंने पूछा जनीशा को क्या हुआ है? जोहान की परेशान नजरें जनीशा पर टिकी हुई थी, जिसे स्ट्रेचर में अंदर ले जाया गया था। तुम होते कौन हो मेरी बहन के बारे में कुछ भी पूछने वाले? मैं उसका ख्याल रखना अच्छे से जानता हूँ। दूर रहो उससे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अजमीर जोहान की जाने पलटते गुर्राया था। अगर ख्याल रख सकते होते तो उस हसीब जैसे घामड़ के साथ निकाह करवाने की कोशिश ना करते अपनी बहन का, जो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता। सुहान भी तपा था। दोनों एक दूसरे के मुकाबले आंखों में शोलों की सी लपक लिए एक दूसरे को घूर रहे थे। कोई उनकी एक दूसरे के लिए ये शदीद नफरत देखकर नहीं कह सकता था कि ये दोनों भाई हैं। हर कोई तुम्हारी तरह बदमाश नहीं होता, जो हर टाइम दूसरों को मारने मरवाने के बारे में सोचता रहे और असलहा हर वक्त अपनी जेब में रखे। अजमीर का बस नहीं चल रहा था। जोहान की आंख ही फोड़ दे, जो उसके सामने यो सीना तान के खड़ा था।
मेरी बदमाशी मुझे बहुत अजीज है, कम से कम तुम्हारी तरह दो रूप लेकर तो नहीं फिर रहा। नाम नेहाद मुअज़्ज़िज़ और शरीफ इंसान बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। सुहान ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। दोनों ज़नीशा की परेशानी में एक दूसरे से भड़ास निकाल रहे थे। बस करो तुम दोनों। इससे पहले कि उनकी ये लड़ाई मजीद आग बनकर उन समेत इर्द गिर्द के माहौल को भी झुलसा देती, शमसा बेगम की आवाज़ पर दोनों ने पलटकर उस जानिब देखा था जहां शमसा और नफीसा बेगम खड़ी उन दोनों को हुफ्की भरी नजरों से घूर रही थीं। मैं बताती हूँ ज़ुहान क्या हुआ है ज़नीशा को और किस वजह से वो इस हाल पे पहुंची है। शमसा बेगम इस वक्त शदीद गुस्से और दुख का शिकार थी। नफीसा बेगम सब जान चुकी थी, इसलिए बस खामोश अफसोस भरी नजरों से उन दोनों बिखरे शेरों को देख रही थी, जिनमें से कोई एक भी झुकने या हार मानने को तैयार नहीं था। तुम दोनों जिम्मेदार हो ज़नीशा की इस हालत के। जब उसने होश संभाला था तुम दोनों को ही पाया था अपने इर्द गिर्द। तुम दोनों की मोहब्बत लेना जानती थी वो, ये नफरत, जिद और दुश्मनी नहीं। और फिर अचानक सुहान तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए और साथ ही तुम मेरी ज़नीशा के कच्चे जहन से भी उतर गए। लेकिन अब फिर अचानक याद आ गई उसकी तो दोबारा हक जमाने पहुंच गए। वो कब तक तुम दोनों की इस इंतकाम और नफरत में पिसेगी? तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन मेरी ज़नीशा बहुत मासूम है। उस नाजुक कली को ये सब पे मत मसलो। उस नाजुक कली को इस सब में मत मसलो। जिस बेचारी के करीबी रिश्ते ही हमेशा से उसकी तकलीफ का बायस बनते आए हैं, पहले उसका बाप और साथ में अब तुम दोनों। कैसी मोहब्बत है तुम दोनों की उसके लिए? उसे ही सजा दे रहे हो। उस मासूम को बिना किसी कसूर के अजियत में मुब्तला कर रखा है। शमसा बेगम ने आखिरकार आज अपनी चुप तोड़ दी थी। इतने दिनों से ज़नीशा को अजियत में मुब्तला देख वो ऐसी फटी थी कि उन दोनों को भी चुप करवा दिया था। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि ज़नीशा तकलीफ में थी। ये बात जानकर दोनों के दिल दर्द से भर गए थे। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.